किया जाएगा कि जलालुद्दीन खिलजी जो अलाउद्दीन का चचा था, इसकी विशेषता क्या है? हेलो सुहानी, मधु। सबसे पहली विशेषता यह है कि सबसे पहले इसने उदारता को राजनैतिक हथियार बनाने का प्रयास किया और फेल हो गया। इसी के समय में अमीर खुसरो को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त हुआ। तो पहला उदारता को इसने अपना हथियार बनाने का कोशिश किया, दूसरा अमीर खुसरो ही इसके संरक्षण में था। और भी लोग इसके संरक्षण में थे, जैसे कुतुबुद्दीन अलवी। इनका नाम हम पढ़ेंगे जब सांस्कृतिक सल्तनत का इतिहास पढ़ेंगे तब। शद्दुद्दीन ख्वाजा जमालुद्दीन, मुइज जर्मी, ये लोग भी थे। और जलालुद्दीन बर्नी से, जो कि तारीख फिरोजशाही का रचयिता है, इसके संबंध अच्छे नहीं थे। तुम लोग ये क्या बातें करते रहते हो क्लास में? चुप रहो। कोई काम की बात है तो पूछो, नहीं तो चुप रहो। ये खिलजी डायनेस्टी मैप में है। अच्छा, अभी तक तो होपलेस चल रही थी, अब किडिंग करने लगी। अभी तक कॉन्फिडेंस ही नहीं था। अब एपिसोड शुरू होता है अलाउद्दीन खिलजी का। इसका मूल नाम था अली कुर्शाश और ये विश्व विजेता बनना चाहता था। Yes, there is a group. I am sharing the link with you all. इस लिंक को ज्वाइन कर लो। अलाउद्दीन खिलजी की कुछ उपाधियां हैं, जैसे अबुल मुजफ्फर सुल्तान अल दुनिया वादीन मोहम्मद शाह खिलजी, यामनी उल खिलाफत नासरी अमीर मोमिनीन। इसका मतलब होता है खलीफा का नायब। दूसरा सिकंदर, सिकंदर ए सानी। खजाइनुल फुतूह में अमीर खुसरो इसको लिखता है विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा, वगैरह वगैरह। तो ये इसकी उपाधियां थी। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, ये तो सभी को पता है।
लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बाप का नाम था शिहाबुद्दीन। मसूद खिलजी। ये बलबन की सेना में बहुत पहले एक सैनिक अधिकारी था। अब इस तरह से प्रश्न आते हैं, अलाउद्दीन विश्व विजेता बनना चाहता था, इसकी उपाधि थी सिकंदर शाही। अलाउद्दीन विश्व विजेता बनना चाहता था, ये बात बिल्कुल सही है, इसीलिए इसने उपाधि ली थी सिकंदर सानी। सिकंदर सानी, सिकंदर का अर्थ ही होता है विश्व को जीतने वाला। तो सिकंदर सानी उपाधि से ही हमें पता चलता है कि ये विश्व विजेता बनने की महत्वाकांक्षा रखता था। इसीलिए ये इसकी सही व्याख्या है। तो शिहाबुद्दीन मसूद की मृत्यु हुई, लेकिन इसकी परवरिश की जलालुद्दीन ने। और इसके 3 छोटे भाई थे, अल्मास बेग, कुतुलुक तकीन और मोहम्मद। लेकिन इतिहास में जब हम झांकते हैं गहराई से, तो केवल अल्मास बेग का ही नाम मिलता है, बाकी किसी का नाम ही नहीं मिलता। भतीजे को शासन मिला नहीं, भतीजे ने शासन को छीन लिया। आपने एक फिल्म देखी है वो वाली, सरफरोश? सरफरोश फिल्म नहीं देखी? जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यार, उसमें गाना है, खो रहा चैनो अमन। उसमें कहता है कि हथियारों की सप्लाई करता है, गुंडों का जो मुखिया रहता है, कहता है कि जबान दिया है, और अगर टाइम से हथियार नहीं पहुंचे तो हम जवान को खींच लेते हैं, फिर जवान देने लायक नहीं रह जाओगे। हाँ, ये वही अल्मास बेग। तो जलालुद्दीन की एक बेटी की शादी तो हुई थी अलाउद्दीन से, और दूसरे बेटी की शादी हुई थी अल्मास बेग से। इसी जलालुद्दीन का कत्ल करके अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अब अलाउद्दीन सुल्तान तो बन गया, लेकिन इसके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी सुल्तान बनने के बाद भी। ये अलाउद्दीन का सीरी फोर्ट है, जिसका खंडहर दिख रहा है, दिल्ली में है ये। क्या चुनौतियां थी? पहली थी, प्रजा इनसे घृणा करती थी, क्योंकि अपने चाचा को ही मार दिया था। दूसरी, अरकली खां, ये जलालुद्दीन का एक बेटा था जो बचा हुआ था, ये उत्तराधिकारी था, ये कभी भी गद्दी पर दावा कर सकता था, फिलहाल मुल्तान का सूबेदार था। तीसरा, मंगोल आक्रमण, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन के उभरा। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में ही हुए,
6 बार। पंजाब में खोखर हमेशा बगावत करते थे। गुजरात, बंगाल, चित्तौड़, रणथंभौर ये सबसे मजबूत राज्य थे। और सबसे बड़ी बात तो थी कि उसकी हत्या जलालुद्दीन ने की थी। जलालुद्दीन की हत्या की थी कहाँ पे? खड़ा और मानिकपुर। दिल्ली आकर के कैसे महल पे कब्जा करें? जलालुद्दीन की विधवा थी मल्लिका जहां। इसने देखा कि हमारे पापा मतलब अपने पति मर गए, तो अपने बेटे कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से गद्दी पे बैठाया और खुद उसकी संरक्षिका बन गई। और लगी अमीरों में एकता का बंटवारा करने, दस्तावेजों पर दस्तखत करने। और मुल्तान में मैंने बताया अरकली खां बीवी था, इसको अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये जानता था कि अभी अलाउद्दीन खिलजी आएगा, मल्लिका को गद्दी से उतार देगा, तो बेटर है कि मैं उधर ही रहूं। ये दिल्ली आने का प्रयास नहीं किया। अलाउद्दीन ने दिल्ली पर आक्रमण किया और रुकनुद्दीन इब्राहिम की सेना अलाउद्दीन की सेना से मिल गई, क्योंकि सेना भी जानती है कि भाई जिसके पास साहस है, शक्ति है, वही हमको वेतन दे सकता है। रुकनुद्दीन ने कहा मम्मी मम्मी भागो, और ये दोनों भाग करके पहुंच गए अरकली खां के पास अमीरों के साथ। बलबन के लाल महल पे गद्दी पर बैठा। अभी तक कोई ऑफिशियल महल नहीं बना था। बाद में सीरी में अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 सेतून नाम के महल का निर्माण किया। 1000 सेतून मतलब 1000 खंभों वाला महल वहां गया था। अब शुरुआत में अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट काम भी किए। प्रशासन का पुनर्गठन करके 3 वर्ग इन्होंने बनाए। पहले तो ऐसे वंशों के अमीर जो गुलाम वंश के थे, ऊंचे पदों पे थे, इनका एक वर्ग बनाया। दूसरे अमीर, उनका दूसरा वर्ग बनाया। ये थे जलालुद्दीन के अधिकारी जो अलाउद्दीन से मिल गए थे। और तीसरा वर्ग अलाउद्दीन के अपने खास अधिकारी। इन तीनों के साथ अलग अलग डील करना था। ख्वाजा खातिर को वजीर नियुक्त किया। ये बहुत ही बढ़िया वजीर साबित हुआ, और इस तरह से बहुत सारे अधिकारियों को नियुक्त किया। जैसे सदरे जहां बनाया काजी सदरुद्दीन आरिफ, दीवान इंसा उमदतुल आला नबीर, दिल्ली का दादबक फखरुद्दीन कोची, नुसरत खां दिल्ली का कोतवाल, जफर खां दिल्ली का सूचना सुरक्षा मंत्री, अताउल मुल्क को कड़ा और अवध का प्रदेश दिया गया। तो शुरुआत में सेना और अमीरों को काफी धन बांटे गए। 6 महीने की सैलरी इन्हें एडवांस में दी गई। वो इसलिए दी गई कि खाना पूर्ति करने के लिए, अपने पापों को छुपाने के लिए। अच्छा, दादबक क्या होता है?
दादबक जैसे सुल्तान की जो सभा होती थी दिल्ली सल्तनत में, इसे कहते हैं दीवान मजलिस। दीवान मजलिस का नाम सुने हैं? तो कभी-कभी सुल्तान, कभी-कभी क्या अक्सर ही सुल्तान युद्धों में बाहर जाता था, लड़ाई करता था। तो अब सरकारी काम-धाम कौन निपटाएगा? सिग्नेचर कौन करेगा? इसके लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, अमीर-ए-दाद। सुल्तान की अनुपस्थिति में सल्तनत के दीवान मजलिस की अध्यक्षता करता था। इसे ही कहते हैं दादबक। समझ गए? तो 6 महीने की सैलरी फ्री में दे दिया, पहले ही पुरस्कार रूप में, ऐसा नहीं कि। लेकिन अभी मुल्तान में तो ये लोग थे, इनकी फैमिली थी। अलाउद्दीन की सेना में बहुत सारे महान सेनापति थे। उसमें एक था उलूग खां, दूसरा था जफर खां, अभी बाद में आएगा वो जो हिजड़ा था, हाँ मलिक काफूर, नुसरत भी था। तो उलूग खां और जफर खां को भेजा कि जा करके इनको ठिकाने लगाओ, जब तक ये जिंदा हैं तब तक हम शर्मिंदा हैं। मारना मत, क्योंकि अभी लोग सोचेंगे चाचा को मारा है तो चाची को भी मार दिया, और दोनों चाचियों को मार करके भतीजे को भी मार दिया, बड़ा पापी है। मारना मत। तो इन्होंने कहा तो ठिकाने लगाने का क्या मतलब है? वुड यू प्लीज इलाबोरेट? तो उनसे कहा कि ऐसा कर दो कि बस किसी काम लायक रह ना जाए। तो इन सभी बेचारों को पकड़ करके इनको अंधा कर दिया गया। अब अंधा क्या करेगा? ना डाउट है, रेज हैंड करके पूछो। अरकली को, मल्लिका जहां को, रुकनुद्दीन इब्राहिम को अंधा कर दिया गया। था तो ये बड़ा ही भयंकर महत्वाकांक्षी व्यक्ति, और इसका जो केंद्रीय विषय था वो था निरंकुशता। निरंकुशता मतलब मेरे ऊपर कोई नियंत्रण ना रहे। हिजड़ा ही बहादुर योद्धा हो सकता है, जैसे एक बदसूरत कवि हो सकता है, एक बहरा संगीतकार हो सकता है। इसके पीछे कारण है। बीथोवन का नाम सुना? बीथोवन का, वो बहरे थे लेकिन महानतम संगीतकार हुए। महादेवी वर्मा की फोटो देखी है, बदसूरत थी लेकिन भारत के छायावाद के 4 स्तंभों में से एक। अक्सर जो किसी न किसी क्षमता से वंचित होते हैं, उनकी वो दूसरे चीज में एक्सेल कर जाते हैं, वो हीन भावना उनको एक्सेल करा देती है। नपुंसक हिजड़ों के बारे में क्या है कि उनके पास पुरुषार्थ, पुंसक तो होता ही नहीं, तो वो बहादुर बन जाते हैं उस चीज को काउंटर करने के चक्कर में। ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। जितने कवि पाओगे वो सारे के सारे बदसूरत आपको मिलेंगे। सौंदर्य के पुजारी बदसूरत ही होते हैं, क्योंकि उनके पास वो चीज नहीं है तो वो कविता करते हैं। उसको कंपनसेट करने के लिए अक्सर ऐसा होता है कि बड़े ही आपको कभी कभी दिखता होगा कोई व्यक्ति बहुत ही सुंदर है, शांत है, हाँ बहुत पैसे वाला है, वो कब पैदा होते हैं कब दुनिया से चले जाते हैं पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो बंदा अपनी दुनिया में मस्त है, अपने आप में तृप्त है, वो हाहाकार नहीं मचाता, वो चुपचाप अपना जीता है और मर जाता है। वो तृप्त है, उसको ज्यादा इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं थी। ये जितने भी हाहाकारी हैं ये सब किसी न किसी हीन भावना से ग्रसित है। हाँ, शरीर से जो अक्षम होते हैं, क्योंकि वो अब जैसे इस पे एडलर ने पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट किया है। एडलर एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने किताब लिखी है कि विश्व में जितने महान पुरुष हुए हैं उनमें कुछ न कुछ बड़ी भयंकर कमियां थी। रविन्द्रनाथ टैगोर इज नॉट ए पोएट। Rabindranath Tagore is more than a poet, a rishi. Rishi, you can say. Rishi is something more deep than poetry. पोएट्री पोएट के रूप में पूरी दुनिया उनको जानती है, बट इट वाज हिज यू नो सतर। इन डेप्थ ही वाज स्पिरिचुअल पर्सन, ही वाज सेंट।
तो बात वैसे ही है कि आप कबीर दास जी को कहिए कि कवि हैं, कृष्ण जी को कहिए, कृष्ण जी बहुत बड़े विचारक थे, उन्होंने गीता का उपदेश दिया है। कृष्ण विचारक नहीं है, कृष्ण इज मोर देन दैट, बट वी आर नॉट एबल टू असेस द एग्जैक्ट थिंग इन कृष्णा, सो ओनली विचारक। Same thing was with Rabindranath Tagore, same thing with Keats and all. But तो इनफ को ही ये सुविधा है कि वो योद्धा बनेगा, क्योंकि वो बदला लेगा, उसके अंदर जो शारीरिक कमी है उसकी उसको कंपनसेट करेगा, उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। आपको पता है, मैं बात एडलर की कर रहा था, लेनिन लेनिन के पैर छोटे थे, लेनिन जब कुर्सी पे बैठता था तो पैर लटक जाते थे, और उसने इस दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति की का नेतृत्व किया, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। Gandhiji was not physically strong. Gandhiji was fail in every aspect. He was not a good lawyer. He was not a good, good student. He was not a good husband. He was fail in his life, and he emerged as a leader of the greatest freedom movement in India. नेपोलियन वाज वेरी छोटा था, नेपोलियन उसका कद बड़ा छोटा था, जीवन भर उसको हीन भावना रही कि वो नाटा है। सचिन तेंदुलकर वो भी नाटा है। आत्मतृप्त व्यक्ति किसी चीज में एक्सेल नहीं करता। नो, ही वाज फेल्ड नेचुरली, बट इन रिएक्शन वो दूसरे डायमेंशन में बहुत आगे चले गए। इन रिएक्शन वो दूसरे डायमेंशन में आगे चले गए। बात यही है कि जो स्कूल की परीक्षा में फेल हो गया और घर में जो लेडी संगीत होता है उसमें बहुत अच्छा डांस किया की लड़की, क्योंकि वह जो खींच थी उसको उसने यहाँ पे नियोजित कर दिया। हाँ, इसका अर्थ यही है कि हमारी जो बाधाएं हैं जीवन की, वो हमारे अंदर किसी विशेष प्रतिभा का विकास कर देती है। हमारी जो तड़प है, जो चीज हमको कांटे की तरह चुभती है, जो चीज हमारे दिल को कुरेदती है कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उसके रिस्पॉन्स में हम किसी एक विशेष डायमेंशन में डेवलप कर जाते हैं, जो रिमार्केबल होता है। नहीं, लेडीज के लिए बहुत फिट उठ मायने नहीं रखता, जेंट्स के लिए बहुत मायने रखता है। लेडीज का एक आइडियल हाइट है 5 फीट, ठीक है, 5 फीट के आसपास, 5 फीट 1 इंच 2 इंच, ये आइडियल हाइट है। लेकिन जेंट्स 5 फीट का हो तो उसको बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। चलो, कम टू द पॉइंट। तो इनको अंधा कर दिया गया। मैं भी 5 फुट 5 फीट हूँ, 5 फुट 5 इंच, 5 फुट 5.5 इंच। और एक कालखंड में मुझे इस बारे में बहुत ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी था, क्योंकि मेरे घर में सभी लंबे लंबे। मैं सोचता था मैं कहाँ से क्या पाप किया। लेकिन एक दिन मैंने बैठ के सोचा कि आसमान तक कोई नहीं पहुंचता, जमीन तक सभी पहुंचते हैं, तो मैं भी आसमान तक नहीं पहुंचता, जमीन तक तो पहुंचता ही हूँ, सब ठीक है। तब से मेरा संतूर हो गया, क्योंकि एक छोर तक सभी पहुंचते हैं तो मैं भी पहुंचता हूँ, दूसरे छोर तक कोई नहीं पहुंचता तो मैं भी नहीं पहुंचता, तो बात खत्म हो गई। हाँ, ये होता है कि 6 फुट वाले दूसरे छोर तक पहुंच जा रहे हैं तो मैं नहीं पहुंच पा रहा, तब मुझे बड़ी टेंशन हो जाती। मैं अर्थ पे रहता हूँ, धरती पे, प्लेनेट, सोलर सिस्टम में है ये। मैं भी बहुत टेंशन में था 1 साल तक, फिर मैंने अपने आप ही टेंशन को खत्म कर लिया। टेंशन एक ऐसी चीज है कि अगर ना लो तो जबरदस्ती नहीं आती, वो नॉक करती रहती है, लेकिन अगर उसको तुम इनकार कर दो, नहीं चाहिए, नो, तो नहीं आती। खैर, तो निरंकुशता का सिद्धांत अलाउद्दीन का सिद्धांत, और इसने भी एक अलग राजत्व का सिद्धांत डेवलप किया अलाउद्दीन खिलजी ने। साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्या होता है? अपने साम्राज्य को बढ़ाना, विस्तृत करना। अलाउद्दीन का राजत्व का सिद्धांत बेसिकली अमीर खुसरो द्वारा प्रतिपादित किया गया, और बलबन ने इसकी भूमिका पहले ही बना दी थी। अलाउद्दीन कहता था कि सत्ता का स्रोत शक्ति में निहित है। सत्ता का स्रोत शक्ति में निहित है। सत्ता मतलब क्या होती है? अपना वर्चस्व, मुझे श्रेष्ठ समझने समझो, और शक्ति में निहित है मतलब पावर।
देखो, टेंशन अगर नहीं लोगे तो विकास कैसे करोगे? मनुष्य और पशु में क्या अंतर है पता है? पशु को टेंशन होती ही नहीं, तो पशु पशु ही रह गया। और मनुष्य को टेंशन ही टेंशन है, तो टेंशन के सॉल्यूशन के चक्कर में पूरी सभ्यता का विकास। पेट्रोना टावर देखो, बुर्ज खलीफा, ये सब टेंशन से ही पैदा हुआ है। मनुष्य के अंदर एक अतृप्ति का भाव है, उसको अतृप्ति रहती है हर क्षण, और वही उसको आगे बढ़ाता है। ये टेंशन आपको परम समाधान तक पहुंचाएगा। अब तुम टेंशन छोड़ो, ये अलाउद्दीन खिलजी पे आओ, इसको भी बड़ी टेंशन थी। ये कहता था सत्ता का स्रोत शक्ति में निहित है, और निरंकुशता को अपने चरम तक पहुंचाया। अलाउद्दीन पहला सुल्तान है जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया। और उलेमाओं को क्लियर कर दिया कि ये धर्म कर्म सब छोड़ो, इसके चक्कर में नहीं पड़ना। नाम मात्र के लिए खलीफा की परंपरा को स्टेब्लिश करना इसकी मजबूरी थी, वो किया। और राजनीति को सुपीरियर रखा, धर्म को, इस्लाम को इंफीरियर रखा। अब ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि इनको सुमेलित करिए। वजीर, जफर खां, सदरे जहां, दिल्ली का कोतवाल, सुरक्षा मंत्री, कौन कौन था? पोल क्यों नहीं आ रहा भाई? ये कौन सी बीमारी होगी? नहीं, बर्नी कहता है कि अलाउद्दीन की दो महत्वाकांक्षाएं थी। पहला, एक नए धर्म का निर्माण करना, और दूसरा, विश्व विजय। लेकिन इसका काजी था, उसका नाम था अताउल मुल्क। इसने इसको समझाया अताउल मुल्क ने कि क्या कर रहे हो, और इसको समझाने के बाद इसने ये योजना त्याग दी। ये दोनों योजनाएं त्याग दी।
एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिससे अलाउद्दीन एडवाइस लेता था। इसके शासनकाल में विद्रोह भी बड़े हुए। जिसको जी करता था वही विद्रोह कर देता था। चार प्रमुख विद्रोह हुए आंतरिक। पहले तो दिल्ली में जो मंगोलपुरी में बसाया था, इसके चाचा ने नए मुसलमान के नाम से इनको जाना जाता था। इन लोगों ने अपने सरप्रस्त की हत्या से दुखी होकर के बगावत कर दिया। हुआ यूं कि 1299 में अलाउद्दीन ने गुजरात पर आक्रमण किया। सफलता भी मिली, बहुत सारा लूट का माल मिला। लेकिन वापसी में उलूग खां और नुसरत खां, जिनका सबसे ज्यादा रोल था इस आक्रमण में, तो लूट लूट का 4/5वां हिस्सा इन लोगों ने मांगा सेना से, जबकि एक हिस्सा राज्य लेता था, 4 हिस्सा सेना लेती थी, ऐसी परंपरा थी। लेकिन 4 हिस्सा राज्य मांग रहा है, 1 हिस्सा सेना को दे रहा है। तो नए मुस्लिम जो सेना में शामिल थे उन्होंने बगावत कर दिया। तो इसमें नुसरत खां का भाई और अलाउद्दीन का भतीजा, ये दोनों मारे गए। इसामी और बर्नी ये दोनों लिखते हैं कि एक ही रात में अलाउद्दीन ने विद्रोहियों को उनकी कौम समेत और इनके परिवारों को मरवा डाला, ओवरनाइट। अलाउद्दीन का एक भाई था मोहम्मद, और उस मोहम्मद का बेटा था जिसको अलाउद्दीन ने राज्य का वकील भी बनाया था, अकत खां। इसने बगावत कर दिया। हुआ कि अलाउद्दीन शिकार पे गया और रास्ता भटक गया, रास्ता भटक के जंगल में चला गया, और इसका फायदा उठाते ही अरकत खान ने अलाउद्दीन खिलजी पर मुसलमानों का सहारा लेकर के अटैक कर दिया। अलाउद्दीन घायल तो हो गया, लेकिन अकत खान ने समझा कि मर गया। अकत खान सीधे आया और अलाउद्दीन के हरम में चला गया और औरतों से कहा कि भाई तुम्हारा पति मर गया, मेरे से शादी करो। तब तक अलाउद्दीन खिलजी आ गया और अकत खां का सर काट लिया। और इसके सहयोगियों को बेमौत मारा गया। तो ये था विद्रोह नंबर 2, और पहला था विद्रोह नंबर 1। विद्रोह नंबर 3 किया अलाउद्दीन के भांजे ने। अलाउद्दीन जब रणथंभौर में बिजी था तो इसने विद्रोह किया और इसको भी मार डाला गया। इसका नाम था मंगू खां। एक और चौथा विद्रोह था हाजी मौला। ये दिल्ली का कोतवाल बनना चाहता था, लेकिन सुल्तान ने किसी और को दिल्ली का कोतवाल बना दिया। जब अलाउद्दीन रणथंभौर के अभियान में व्यस्त था,
हाजी मौला ने एक षड्यंत्र किया कि इल्तुतमिश की पुत्री का वंशज था अलवी। इसको सुल्तान बना करके लाल किले पर अधिकार कर लिया। एक हफ्ते तक दिल्ली की जनता पर अत्याचार करता रहा, लेकिन अलाउद्दीन के एक वफादार हसीमुद्दीन ने अलवी की हत्या करके किसी तरह से मुक्त किया। इसको मार डाला। ये चौथा विद्रोह था। लेकिन ये विद्रोह क्यों हुआ? क्योंकि ये तो बड़ा भयानक था। इसमें तो सत्ता ही बदलने की बात की गई, एक नए सुल्तान को बना दिया गया। तो अलाउद्दीन ने इस पर रिसर्च किया कि ये भयंकर भयंकर विद्रोह क्यों हो रहे हैं। काफी देर तक वो अपने स्टडी टेबल पे बैठा करता, इतिहास की किताबें पढ़ता। उस समय यूजीसी नेट था नहीं तो इसका जेआरएफ हो जाना था। तमाम अध्ययन के बाद इसने निष्कर्ष ये निकाला कि इन विद्रोहों के 4 कारण। कौन कौन से? पहला तो राज्य में क्या हो रहा है सुल्तान को पता ही नहीं है। सुल्तान इग्नोरेंस। दूसरा, ये सब काम धाम कुछ करते नहीं है, केवल पार्टी करते रहते हैं। अब पार्टी करके जब 2 पैक मार लेते हैं, दारू पी लेते हैं, तो वहां कॉन्स्पिरेसी करते हैं कि अब सुल्तान के खिलाफ कैसे कॉन्स्पिरेसी किया जाए। तीसरा, आपस में ये शादी करके ना कुनबा बना लेते हैं। और चौथा, खासकर जो हिंदू हैं खुद मुकद्दम, जो पीढ़ियों से लगान वसूलने का काम करते हैं, ये विद्रोह को हवा देते हैं। अब इनका उपाय क्या किया जाए? पहले तो गुप्तचर विभाग गठित किया जाए, जो पल पल की खबर सुल्तान को दे। दूसरा, शराब पार्टियों पर निषेध, कोई भी पार्टी नहीं होगी। बैन ऑन लिक्वर। तीसरा, ये जो खुद मुकद्दम फकद्दम है ना, इनकी सारी संपत्ति छीन लो, हिंदुओं को। और अमीरों के विवाह पर प्रतिबंध, बिना परमिशन के शादी नहीं होगी। और सुल्तान ने खुद भी शराब पीना छोड़ दिया। ये 4 उपाय किए गए। तो इस तरह से इन इंटरनल रिबेलियंस को कंट्रोल किया गया। लेकिन जैसे ही इनको कंट्रोल किया गया, वैसे अगली समस्या। लास्ट वाला, खुद मुकद्दम जो अमीर थे पुश्तैनी, उनकी संपत्ति छीन ली गई। लेकिन मंगोलों के आक्रमण ने, सर्वाधिक आक्रमण हुआ है इसमें अलाउद्दीन के समय। मंगोल इसलिए चिढ़े हुए थे कि मंगोलों का जो हितैषी था, इसका चाचा जलालुद्दीन खिलजी, जिसने मंगोलों को दिल्ली में बसाया था, उसको मार डाला उसने। अब मंगोलों के इनसे विशेष रूप से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में एक मजबूत शहर बनाया। ऑलरेडी वो बलबन वाले महल को छोड़ दिया और सीरी नाम का किला बनवाया। सीरी एक गांव है, और इसको इस दृष्टि से बनवाया गया था कि मंगोलों के आक्रमण को ये झेल सके।
आज उसमें सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम है। एक नया शहरी दिल्ली में बसाया, सीरी, और इसने अपनी पॉलिसी चेंज की मंगोलों के विरुद्ध। रक्त और तलवार। की नीति अपनाई। सीरी का मतलब होता है मीठा। तो मंगोलों का जो फर्स्ट अटैक हुआ, मंगोल पंजाब तक पहुंचे थे, और ये अटैक हुआ है 1297 में। ट्रांस ऑक्सियाना के शासक हैं दावा खां। दावा खां के सेनापति हैं कादर खां। इसने अटैक किया। अलाउद्दीन की तरफ से जफर खां और उलूग खां युद्ध करने आगे आए। पंजाब में लड़ाई हुई और मंगोल हारे। 20,000 मंगोल मारे गए। औरतों और बच्चों को गुलाम बना के दिल्ली भेज दिया गया। ये पहला आक्रमण था। इसके 2 ही साल बाद दूसरा आक्रमण हुआ। 1299 में। और नेतृत्व करता था सल्दी। इस समय उलूग खां और नुसरत खां गुजरात में भी जीते। जफर खां को भेजा गया लड़ने। और जफर खां ने अकेले मंगोलों को हरा दिया। जफर खां की इस बहादुरी के किस्से सुनकर के अलाउद्दीन इससे डर के रहने लगा। 1299 में ही तीसरा आक्रमण हुआ। दावा खां का बेटा कुतलक ख्वाजा। सल्दी मर गया था, इसका बदला लेने के लिए। सीरी के पड़ोस में एक जगह है कीली। ये सीरी के पड़ोस में कीली तक मंगोल बढ़ते हुए चले आए। कुतलक ख्वाजा के नेतृत्व में। तीसरा आक्रमण जब हो चुका, तो दिल्ली का कोतवाल अलाउद्दीन खिलजी को कूटनीति करने के लिए कहा कि पैसे देकर के अपने चाचा की तरह सुलह कर। अलाउद्दीन ने मना कर दिया और खुद नुसरत खां, उलूग खां, जफर खां, अकद खां के साथ युद्ध का निर्णय लिया। इसमें भी जफर खां ने बहुत ही बहादुरी का परिचय देते हुए 18 कोस तक लड़ते लड़ते आगे निकल गया मंगोलों से। लेकिन जब लौट रहा था तो तारगी ने इसको घेर लिया। अलाउद्दीन चाहता तो पीछे से सेना भेज करके इसको बचा सकता था, लेकिन वो चाहता था कि जफर खां मर जाए, और जफर खां मारा गया। तो यहां अलाउद्दीन ने डबल गेम खेला। एक तो जफर खां भी मारा गया, तो उसका भय भी खत्म हो गया, और दूसरा मंगोलों को भी हरा दिया गया। सुल्तानों को डर होता है कि कहीं उनसे भी ताकतवर और योग्य व्यक्ति ना आ जाए, उनकी गद्दी छीन लेंगे, इसलिए। अरे आज हेल्प कर रहा था, कल को बगावत कर देता तो अलाउद्दीन खिलजी भी उसको कुछ नहीं कर पाता। तो भविष्य की सोच रहा था। चौथा आक्रमण तब हुआ जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान से थका हुआ लौटा था। लड़ने की स्थिति में सेना नहीं थी, तो सीरी में घुस के कैद हो गया, और 1303 में मंगोल सेना आई।
2 महीने तक तार्की के नेतृत्व में सीरी का घेरा डाले रही और अंदर से निकला ही नहीं। निराश होकर के वापस चली गई। यही टाइम था जब सीरी को अलाउद्दीन ने अपनी राजधानी बनाया। पांचवा आक्रमण होता है 1305 ईस्वी में। अली बेग और तारताक के नेतृत्व में। इन दोनों के नेतृत्व में अलाउद्दीन की तरफ से एक नया योद्धा मलिक नायक मंगोलों को हराता है अमरोहा के पास। अली बेग और तारताक का कत्ल कर दिया गया। तारताक छठवां आक्रमण होता है 1306 ईस्वी में। मंगोल बार बार हार हार के परेशान हो चुके थे, तो 3 सेनापति आए आक्रमण करने। काबुक, इकबाल मंदा, ताइबू। ये अंतिम मंगोल आक्रमण है। अलाउद्दीन की तरफ से काउंटर किया इस आक्रमण को 2 लोगों ने। मलिक काफूर और गाजी मलिक तुगलक। ये वही गाजी मलिक तुगलक था जो तुगलक वंश का संस्थापक बना। इसी समय घटना घटी कि इनका जो दावा था, इनका राजा था, चगताई नाम की जगह पे, इसकी डेथ हो गई। और इससे मंगोलों का मनोबल टूट गया और ये सारे हार गए। तो इट वॉज डिटेल ऑफ द 6th मंगोल आक्रमण ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने और दिमाग लगाया, क्योंकि साम्राज्य का विस्तार करना था तो उसको बहुत बड़ी सेना चाहिए। विश्व विजय बिना बड़ी सेना के नहीं हो सकता। सेना बड़ी रखने के लिए प्रचुर मात्रा में धन चाहिए। उत्तर भारत पे तो अधिकार ही था, जितना धन मिलता था उससे काम तो चल ही जाता था, लेकिन और ज्यादा धन चाहिए। और ऐसा धन चाहिए कि जिसमें खर्च व्यवस्था में ना हो। मंगोल पहले बौद्ध थे, बाद में इस्लाम अपना लिया। सेना बड़ी, प्रचुर धन। धन की पूर्ति के लिए इसने दक्षिण भारत को अपना निशाना बनाया। उत्तर के अभियान इसने अपने साम्राज्यवादी विस्तार के लिए किया, दक्षिण का अभियान धन के लिए किया। गलत तथ्य को इंगित करिए। अलाउद्दीन का राजत्व का सिद्धांत अमीर खुसरो द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अलाउद्दीन ने बलबन के सिद्धांत को और भी गया। अलाउद्दीन के अनुसार सत्ता का स्रोत खुदा में निहित रहता है। अलाउद्दीन ने शासन की निरंकुशता को अपने चरम पर पहुंचाया।
सत्ता का स्रोत कहाँ निहित रहता है? शक्ति में। अलाउद्दीन विश्व विजेता बनना चाहता था, अताउल मुल्क के कहने पर उसने यह योजना त्याग दी। ए और दोनों सही हैं और आर कथन ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। इसमें क्या सत्य है? क्या मंगोल वाला क्या बताएं? मंगोल वाला मंगोल पहले बौद्ध थे, क्योंकि चाइना में बौद्ध धर्म प्रीवैलेंट है, मंगोलिया में खासकर 13वीं 14वीं शताब्दी के आसपास। लेकिन धीरे धीरे जब ये पश्चिम की ओर फैलने लगे तो ये तुर्कों के संपर्क में आए। तुर्कों के संपर्क में आकर के इन्होंने इस्लाम को अपनाया। हम खान सोचते हैं मुसलमानों की उपाधि है ना, नहीं, खान मंगोलों की उपाधि। खान का मतलब होता है नायक। चंगेज खान, गुयूब खान, ये खान, वो खान। तुर्कों के प्रभाव में ये बन गए, क्योंकि तुर्कों की व्यवस्था इनको ज्यादा बेहतर लगी इन टर्म्स ऑफ रूल, क्योंकि शासन करना तुर्कों के तरीके से ज्यादा सहज था। पूरी दुनिया में बौद्धों का कोई शासन पद्धति तो है नहीं, बौद्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन रखते हैं और मंगोल राजतांत्रिक व्यवस्था में यकीन रखते हैं। चंगेज खान जो इनका नायक था, मंगोलों का फाउंडर था, उसकी पत्नी को उठा ले गए थे मुसलमान, और उसके चक्कर में उसने अटैक किया पूरी दुनिया में। इतनी शादियां की कि उस पर किताब लिखी गई है। 1162 में पैदा हुआ, 13वीं शताब्दी में लगभग, और तलवार की नोक पर पूरे एशिया को उसने जीता था। चंगेज खान ऐसा शासक था जिसको दुनिया में लगभग 22% इलाके पर अकेला कब्जा था। चंगेज खान की 2000 से ज्यादा संतानें थी, क्योंकि युद्ध में जीत के बाद हारे हुए इलाकों में औरतों को उठा करके अपने इलाके भेज देता था। 3000 औरतों का इसने हरम तैयार कर रखा था। रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज में एक रिसर्च हुआ है और वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इस वक्त दुनिया में करीब 1,60,00,000 लोग किसी न किसी रूप में चंगेज खान के वंशज। एक साइंस मैगजीन आती है डिस्कवर, उसने रिपोर्ट दिया है कि दुनिया में पुरुषों की एक बड़ी जनसंख्या है जो सीधे तौर पर चंगेज खान के वंशज। तो इसने मुस्लिम साम्राज्य को लगभग नष्ट कर दिया था। नहीं, बाध्य नहीं किया गया, इन्होंने स्वेच्छा से अपनाया। तो इसकी इसके लाइफ टाइम में ही 2000 औलादे थी चंगेज खान की, 2000 औलादे। तो आगे अलाउद्दीन के उत्तर भारतीय विजय, गुजरात, खासकर गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, पद्मावती वाला एपिसोड, कोहिनूर, हीरा, मालवा, सिवान, जालौर, अमीर खुसरो, ये सब हम कल पढ़ेंगे। इस सत्र में विराम देते हैं। मिलते हैं 9 बजे, पेपर 1 की भी क्लास है।
ये भी पढ़ेंगे। तो ये आपका लीडर बोर्ड है। संजय फर्स्ट, सपना सेकंड, गुड़िया थर्ड, आदर्श, सुहानी, मलयजोत, नेहा, अभय सिंह, शन्वी, अभिमन्यु। तो मिलते हैं अगली क्लास में 9 बजे। ठीक है, बाय बाय।